हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, कंसिडर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लीजिए विदाउट ड्रॉइंग इट सर्कम सर्कल या फिर सर्कम सेंटर भी कह सकते हो। How can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside, and what is the best way of finding out? कह रहा है आपको अपना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सभी को पता है, हमने इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में 2 या 3 क्वेश्चंस भी किए थे सॉल्व करने वाले। किए थे ना क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये सब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थे लगभग। तो कह रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लो। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर सर्कम सर्कल नहीं बनाना। बिना बनाए आपको ये बताना है कि जो वो सर्कल का सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेगा या क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल पे टच होते हैं, ऐसा बना दिया। आप किसी भी शेप का बना सकते हो, बस इसके जो वर्टिसेस हैं, कोने जो है वो सर्कल पे ही टच होने चाहिए, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो इस सर्कल का सेंटर है वो बाहर कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं, या फिर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहा होगा। लेकिन कंडीशन क्या रख दी गई है यहाँ पर, आपको वो ड्रॉ नहीं करना है। और क्या बेस्ट वे है जिससे आप ये बता सकते हो बिना ड्रॉ करे? तो देखो, सबसे पहली बात हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे पास जिसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम 180 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को नाम दे दूं ABCD, तो इसमें एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा और एंगल B प्लस एंगल D 180 होगा, है ना। अब मुझे ये जानने के लिए कि जो इसका सर्कम सर्कल है या फिर जो सर्कम सेंटर है वो इसके अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, तो मैं क्या करूँगी, इन चारों एंगल्स के मेजर्स देख लूँगी। मतलब मैं इन्हें एंगल को मेजर करके देख लूँगी। अगर ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम आए, मतलब सारे एंगल्स एक्यूट एंगल हुए, तो इसका मतलब उसका जो सेंटर है वो अंदर लाई करेगा। सर्कम सर्कल जो है इसका सेंटर वो अंदर की तरफ लाई करेगा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ, मतलब कि वो ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, तो जो उसका वो सेंटर होगा वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिख के आनी है और यही एक बेस्ट वे है जो आप बिना ड्रॉ करे बता सकते हो। ऐसा हमने 5.1 में ट्राइंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे, तो वही छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। In a cyclic quadrilateral, we know that opposite angles are supplementary. To find whether the center of the circumcircle lies inside or outside, we can notice the angles of a quadrilateral. हम quadrilateral के angles को देख लेंगे। If all the angles are less than 90 degree, then the circumcenter lies inside the quadrilateral. सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर होगा। एंड इफ एनी वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेकिन अगर कोई भी एक 90 से भी बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो जो वो सेंटर होगा वो क्वाड्रिलेटरल के बाहर होगा। और एंगल्स को ही चेक करना एक सबसे इजी मेथड है, इसमें हमारे को सर्कम सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बना ही लिया है ना, तो अब हम एंगल्स को ईजिली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया 11th क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू 2 लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं जब 2 कॉर्ड्स आपस में आके मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, दोनों कॉर्ड्स जो हैं वो ईच ऑफ देम, मतलब दोनों क्या होती हैं, वो डिवाइड हो जाती हैं 2 लाइन सेगमेंट में। एक लाइन सेगमेंट ये हो गई और एक ये हो गई। सिमिलरली ये वाले कॉर्ड की भी 2 लाइन सेगमेंट्स हो गई। शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जो ये कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रही है ये हमने मान लिया कि ये इक्वल लेंथ की है, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो जब वो आपस में डिवाइड करेगी, उसे 2 लाइन्स में डिवाइड करेगी, एक कॉर्ड दूसरी कॉर्ड को, तो आपको ये बताना है कि जो लाइन सेगमेंट एक कॉर्ड की है वो दूसरे कॉर्ड की जो लाइन सेगमेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड की जो लाइन सेगमेंट है उसके इक्वल है। फिगर बना के इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आप बिल्कुल प्रॉपरली बनाना, मैं यहाँ पर फ्री हैंड से बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसका सेंटर ले लिया O। अब मैंने यहाँ अपनी दो कॉर्ड ले ली, एक AB ले लेती हूँ और एक CD ले लेती हूँ। ये मैंने अपनी दो कॉर्ड ले ली, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया AB और इसको मैंने नाम दे दिया CD। देखो क्वेश्चन में मुझे ये पता है कि AB जो है वो CD के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, ठीक है। अब जो ये कटिंग पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको मैंने P नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया है। परपेंडिकुलर कैसे डाला मैंने, जो मेरा CD है इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया और जो मेरा AB वाली कॉर्ड है इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। इसको N नाम दिया है और इसको M नाम दिया है। जो भी आप देखो कंस्ट्रक्शन करोगे ना, आपको वो लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, लेट कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर ही है, ठीक है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है वो क्या है, सेंटर है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने ON ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है CD के। उसके बाद हमने क्या किया है, यहां पर OM ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है AB के। क्लियर है। हमने, आपको याद होगा, एक थ्योरम की थी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होती है सेंटर से। स्टार्टिंग में ही हमने थ्योरम 1 या 2 में से किया था। तो ये सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगी, की थी ना ये। चलो, गिवन में हमको पता ही था, हमें AB इज इक्वल्स टू CD ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें मेन है यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें वो ही पता होना चाहिए सबसे पहले, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो PB है, क्योंकि जब ये एक कॉर्ड पूरी इक्वल लेंथ के AB और CD ये कट कर रही है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट इक्वल होगी, ये प्रूफ करना है। मतलब जो PB है ना वो PD के इक्वल मुझे प्रूफ करना है। उसी तरीके से जो AP है ना उसको मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है, CP के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बोला कि एक थ्योरम थी हमारे पास कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस से होती है सेंटर से। तो इसका मतलब ON जो है वो OM के इक्वल होगा, सेंटर से ये इक्वल दूरी पे होंगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम equal chords are equal distance from the center। तो इसका मतलब OM जो है वो ON के इक्वल हो जाएगा। अब आप अपने दो ट्राइंगल यहां पर ले सकते हैं, कौन कौन से, OPM। OPM ये वाला ट्राइंगल, इसे मैं डिफरेंट पेन से यहां पर शेड कर रही हूं। ये दूसरा ट्राइंगल मैं यहां पर ले सकती हूँ OPN। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि PN जो है वो PM के बराबर है। एक चीज मिल जाएगी मुझे यहाँ से, ताकि मेरे को ये वाला प्रूफ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट बहुत आसानी से प्रूफ कर सकती हूँ। इनमें एक तो कॉमन चीज है OP, ठीक है, एक ON OM के इक्वल है और एक दोनों में आपके पास क्या है, 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो तीनों चीज आपको यहाँ आसानी से मिल गई, तो हम यहाँ ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल OPN, तो OP इजिकल टू OP, एक तो ये साइड ही मेरे पास यहाँ पर कॉमन है, और OM इज इक्वल्स टू में ON है। अभी हमने ऊपर इसको 1 ले लो और यहाँ लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है। उसके बाद एंगल
ओ एम पी जो है वो किसके इक्वल है, ओ एन पी के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एंगल आपके पास क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल ओ पी एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल ओ पी एन के आर एच एस से। जब ये दोनों इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इससे मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा पी एम है, जो पी इज इक्वल्स टू में पी एन होगा सी पी सी टी से। ठीक है, इसको आप अपनी इक्वेशन 2 ले लो फिलहाल के लिए। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अभी जो दो ट्राइंगल्स बन रहे थे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है और कुछ भी नहीं किया। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो आपके पास ओ एम है वो परपेंडिकुलर थी ए बी के। जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इन्हें इक्वल पार्ट में बांट रही होगी। ए एम जो है वो तो एम बी के बराबर होगा। सिमिलरली ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर थी सी डी के, तो फिर वो भी उन्हें इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, तो डी एन इज इक्वल्स टू में सी एन होगा। होगा नहीं होगा? तब ये दोनों चीजें पहले आप यहां लिख दो। नाउ हमें पता है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसका मतलब ए एम जो है वो एम बी के बराबर होगा। उसी तरीके से ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, तो सी एन जो है वो एन डी के बराबर होगा। और एक चीज हमारे को क्वेश्चन में पता है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू में सी डी है, ये हमारे को पता है। अब एक चीज और देखो, आपने लिखा यहाँ ए एम जो है वो एम बी के बराबर होगा, इसका मतलब ये हाफ ऑफ ए बी तो होंगे। सिमिलरली सी एन एन डी के बराबर होगा, तो ये हाफ ऑफ सी डी होंगे। होंगे नहीं होंगे? अब मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि जो ये एम बी है, या बी एम लिख दो इसको, ये हाफ ऑफ ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा अगर मैं लूँ एन डी लूँ या डी एन लूँ, कुछ भी ले लूँ, ये हाफ ऑफ सी डी है। तो ए बी और सी डी तो इक्वल है ना। जब ये दोनों इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि बी एम जो है वो डी एन के इक्वल होगा, और इसको मैंने अपनी इक्वेशन 3 ले लिया। ठीक है ना, जब ए बी और सी डी इक्वल है तो बी एम और डी एन इक्वल ही होंगे। ये इक्वेशन 3 आ गई, और इक्वेशन 2 थी मेरी पी एम इज इक्वल टू पी एन। अब एक बार आप इन दोनों को ऐड करके देखो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपके पास एक जगह है पी एम और दूसरी जगह है बी एम, और राइट साइड पे एक जगह है डी एन और दूसरी साइड है पी एन। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा पी बी, ये आपके पास बन जाएगा पी डी। इसको ले लो इक्वेशन 4। पी बी जो है वो पी डी के इक्वल आ गया। पी बी जो है वो पी डी के इक्वल आ गया। एक पार्ट आप सॉल्व कर चुके हो, अब ए पी और सी पी की बारी रह गई है, उसको और सॉल्व करना है। ठीक है, बस अब वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ए पी कैसे निकालोगे, ए पी चाहिए आपको, यही चाहिए ना। अगर आप अपने पूरे ए बी में से इस पी बी को माइनस कर दोगे तो ए पी तो बचेगा। सिमिलरली पूरा सी डी में से डी पी को माइनस कर दोगे तो सी पी बचेगा, यही होगा। तो बस अब वही ले लो। यहाँ पर इक्वेशन आपने ली थी, आपके पास एक और थी ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल था ना। अब इसको यूज करो। नाउ अगर मैं अपने ए बी में से पी बी को माइनस कर दूं, और अगर मैं अपने सी डी में से पी डी को माइनस कर दूं, क्योंकि ए बी भी सी डी के इक्वल है और पी बी पी डी के इक्वल है, तो सेम चीज़ें ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब 4 - 2 यहाँ कर रहे हैं और 4 - 2 ही यहाँ कर रहे हैं, एक तरीके से न्यूमेरिकली जाने तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा ए पी और यहाँ पर मेरे पास बचेगा सी पी। तो दोनों चीज़ प्रूव हो गई, एक ये प्रूव करना था आपको और एक ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कैन आई ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहा है आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें एक कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर की, जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है।
अब आपको सर्कल की रेडियस तो पता ही नहीं है कि कितनी है, पर कॉर्ड और डिस्टेंस दे रखा है, तो उसकी हेल्प से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लेती हूँ जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर जो मुझे कॉर्ड गिवन थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन ए बी क्या इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर एम, मतलब 3 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो गया। इसका मैंने बना दिया यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं एक डिफरेंट पेन से इसे बना रही हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लोगों को बनाना आता है, ठीक है। ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एम पॉइंट पे यहाँ कट होके जा रहे हैं। अब यहां से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद मैंने एक ओ पॉइंट ले लिया इस तरीके से कि जो ओ एम है ना वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। मैं ये स्टेप्स सारे आपके बाद नीचे लिख दूंगी, अभी पहले आप समझ लो कि कैसे आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपको एक ए बी बनाना है, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपको उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जहाँ पर वो लाइन पे कट करे उसे एम पॉइंट दे देना, और एम से ओ तक एक 3 सेंटीमीटर ले लेना, उसे ओ पॉइंट देना। मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब एम से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ओ नाम दे देना, क्योंकि उन्होंने बोला था वो 3 सेंटीमीटर पे है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओ नाम दे दिया आप लोगों ने। अब आप क्या करना, इसको ज्वाइन कर देना, ओ पॉइंट से ए को और बी को ज्वाइन कर देना, ठीक है यहाँ तक। अब ओ को ही अपना सेंटर लेना और रेडियस खोल लेना ओ ए जितनी, मतलब जितनी भी ये होगी ओ ए जितनी आपको अपनी रेडियस खोलनी है, या फिर आप ओ बी जितनी भी खोल सकते हो। और आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। कुछ ऐसी फिगर आपके पास बन जाएगी। स्टेप्स क्लियर हो गए। अब मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख रही हूँ, इतने अगर आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है तो साथ साथ फटाफट ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला था। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। एंड नेम देम बी, उसको एम नाम दे दो। अब इस एम पॉइंट से आपको क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी एट एम, ये मैंने थर्ड स्टेप किया। उसके बाद मैंने ओ एम लिया, जो ओ था वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे था, ठीक है। तो ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन मार्क अ पॉइंट ओ सच दैट, इस तरीके से मार्क करना कि जो आपका ओ एम हो वो 3 सेंटीमीटर हो, क्योंकि आपको वो डिस्टेंस यहाँ पर देखो, ये आपको डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये 5 होता तो आप 5 सेंटीमीटर लेते, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया था, ज्वाइन कर दिया था किस किस को, ओ से ए को और ओ से ही बी को। अब आपने ओ को अपना सेंटर लिया था और ए या बी जितना अपना रेडियस ओपन किया था, ठीक है। तो विद सेंटर ओ एंड रेडियस, या तो आप ओ ए ले लो या ओ बी ले लो, ड्रॉ अ सर्कल, आपको एक सर्कल बना देना है। क्लियर। तो आप देखोगे कि जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ है, ट्रायंगल के एक वर्टिसिस पे है। ट्रायंगल का नाम क्या है आपके पास, ओ ए बी, ठीक है। तो इसमें ए बी जो है वो आपकी कॉर्ड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, ड्रॉ करना था।
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में बोले कि इसकी रेडियस भी निकालो कि ओ ए कितना है या ओ बी कितना है, तो आप इसकी रेडियस आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो ओ ए एम 3 है और ओ एम भी 3 है, दोनों 3 है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इन ट्राइंगल अगर आपको निकालना हो फ्यूचर, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि आप इसकी रेडियस भी निकालो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रेडियस निकाल के भी बता रही हूँ कि कैसे निकालनी है, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपसे फिलहाल क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस पार्ट को करके आओगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ओ ए का स्क्वायर जो है वो ए एम के स्क्वायर के प्लस ओ एम के स्क्वायर के बराबर है। तो ए ओ का स्क्वायर मुझे नहीं पता, ये मुझे 3 पता है, ये भी मुझे 3 पता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 18। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल निकल के आ गई, वो आपके पास कितनी आ गई, 3√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन। अगर आपसे सर्कल की रेडियस पूछता है तो ही आपको ये पार्ट करना है, वरना सिर्फ और सिर्फ आपको सर्कल को ही ड्रॉ करना है। कंप्लीट क्वेश्चन 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 है, शो दैट द रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल। कह रहा है आप ये शो करो कि रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो सर्कल के अंदर आ सकता है। मतलब पैरेललोग्राम में तो स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है, स्पेशल टाइप्स है ना ये। तो कह रहा है आपको सिर्फ ये शो करना है कि रेक्टेंगल ही एक ऐसा पैरेललोग्राम है और कोई नहीं है, सर्कल वगैरह स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो चलो यहाँ पर लेट करते हैं फिर। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। अभी मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर एक मैं पैरेललोग्राम बना रही हूँ जो कि सर्कल के अंदर है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है इन अ सर्कल। और ये फिगर मैंने बना दी यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी डी। फिलहाल के लिए ये पैरेललोग्राम है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि इसके जो चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर टच कर रहे हैं। तो इसमें जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल A प्लस एंगल C जो है वो भी 180 होगा, और एंगल B प्लस एंगल D जो है वो भी 180 होगा। लेकिन ये पैरेललोग्राम भी है। अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। बट इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है ना। तो अगर मैं यहाँ अपनी इक्वेशन 1 लूँ और इसी इक्वेशन में एंगल A प्लस एंगल C जो 180 था, इसी के अंदर मैं एंगल C की जगह एंगल A रख सकती हूँ, क्योंकि पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो 2 एंगल A इजिकल टू 180 हो गया, यहाँ से एंगल A 90 आ गया। अब जितना एंगल A है उतना ही एंगल C होगा, तो एंगल C भी 90 आ गया। ठीक है, अब एंगल B और D की अगर मैं बात करूं तो वो कितने होंगे। तो सेम केस आप एंगल B और C के साथ D के साथ भी ले सकते हो ना, B और D मेरे अपोजिट एंगल है, तो वो भी 90 90 ही निकलेंगे फिर तो सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D आर ऑल्सो 90 डिग्री ईच। अब इसके सारे एंगल्स 90 हो गए, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम क्या है, कौन से टाइप का पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल वाले टाइप का पैरेललोग्राम है। तो
Since all angles are 90 degree each, it means ABCD is a rectangle. Therefore, अब देखो यहाँ पर ना, आप ये भी कह सकते हो कि स्क्वायर के भी तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, हमने इसे स्क्वायर क्यों नहीं कंसीडर किया, खाली हमने इसे रेक्टेंगल क्यों कंसीडर किया। देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। तो पर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है और यहाँ साइड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं खुद से कह सकती ना कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि मैंने इसे पैरेललोग्राम कंसीडर किया हुआ है, पैरेललोग्राम ले रखा है, तो मुझे पता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में तो सारी साइड्स होती है ना, इसलिए हमने इसे स्क्वायर नहीं लिया, ठीक है। देयरफॉर अ रेक्टेंगल इज द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम होता है वो सिर्फ रेक्टेंगल ही हो सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं शो दैट इफ अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अब आप शो करो कि अगर एक रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो उसके डायगोनल्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, वो सर्कल के सेंटर पे लाई हो रहा है, ये आपको शो करना है। पहले फिगर बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे पहली बात, मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर ली, ये मैंने वो सर्कल ले लिया, इसके अंदर मैंने अपना एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर A B C और D। अब वो कह रहा था जो सर्कल का सेंटर है और जो इनका इंटरसेक्शन है वो एक ही है, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल, ठीक है। लेट इट्स डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो इसको O नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। इन अ रेक्टेंगल diagonals are equal and bisect each other। तो इसका मतलब OA जो है वो OC के बराबर होगा और OB जो है वो OD के बराबर होगा, क्योंकि वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं। और एक और चीज, AC BD के इक्वल है, ठीक है ना। और जब ये दोनों इक्वल हैं, AB और CD, AC और BD इक्वल है, तो ये सब आपस में इक्वल होंगे ना। तो देयरफॉर OA जो है वो OC के बराबर होगा, OB के बराबर होगा और OD के, क्योंकि अगर मेरे पास AC 10 सेंटीमीटर है तो BD भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो फिर AC का हाफ हाफ, ये दोनों 5 हैं तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ये सारे मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ABCD है वो O से EQ डिस्टेंस पे है, चारों पॉइंट O से EQ डिस्टेंस पे है ना। तो हम यही चीज यहाँ लिख देते हैं। दिस मीन्स O is EQ distance from all 4 points या all 4 vertices of rectangle A, B, C and D।
और दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल की रेडियस भी है चारों, तो ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब जो ओ जो है वो क्या है, सेंटर है सर्कल का, है ना। तो वो चीज अब हम यहां लिखते हैं। द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज द सेंटर, वो इसका सेंटर है सर्कल का। प्रूव हो गया, हमें यही तो प्रूव करना था। हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो डायगोनल का, वो सेंटर पे ही है, वो सेंटर ही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो हमें प्रूव यही करना था कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सर्कल का सेंटर हो। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो रेक्टेंगल की चारों वर्टिसेस थे वो उस ओ पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, और वो ओ पॉइंट से जब इक्वी डिस्टेंस पे है तो उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, और साथ के साथ अगर हम देखें तो वो सर्कल के अंदर है तो सर्कल की रेडियस भी है ना, तो वो भी इक्वल ही होती है। तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। क्लियर हो गया। ये था आपके पास 15th क्वेश्चन। आज हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, अभी इसमें शायद से 4 to 5 क्वेश्चंस और नहीं, अभी ज़्यादा हैं, 10 क्वेश्चंस और रहते हैं। इन 10 क्वेश्चंस को फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है आज के इन 5 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।